वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं अपूर्व और सब देख रहे हैं जी के बीट्स। देखिए, हम सबको पता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इंडिया सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाने में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए, इंडिया में लेजिस्लेटिव बॉडी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, चाहे जुडिशरी हो, ये सभी तीनों जो डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में काम करती हैं। कोई भी एक्ट पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में होता है, जो भी काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में होता है। और इसलिए हम लोग इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन को लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या क्या फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज में भी किया गया है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज भी किया गया है। और उसके क्रिटिसाइज के काउंटर में क्या बातें हैं वो सब आज हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले करते हैं फीचर्स के बारे में, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं और उसके साथ ही साथ 8 शेड्यूल प्रेजेंट है, 8 शेड्यूल। अगर उसके बाद देखें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ज़्यादा रिगिड है। इसको अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझें तो अमेरिका में मान लीजिए कोई भी एक्ट पास होना है तो 75% वोटिंग से होगा, मतलब 75% अगर मेजोरिटी साथ होगी तभी वो एक्ट लॉ में कन्वर्ट होगा और एक्ट पास होगा। और अगर हम लोग वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में कोई भी एक्ट 50+1 मेजोरिटी से आसानी से पास कराया जा सकता है। देखिए, यूएसए में जो कंडीशन है बहुत एक्सट्रीम है, मतलब कोई भी एक्ट आसानी से पास नहीं होगा। लेकिन वहीं ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में बहुत आसानी से कोई भी एक्ट पास कराया जा सकता है। तो मतलब ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और यूएसए का बहुत ज़्यादा रिगिड है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया का ही ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ज़्यादा रिगिड है, ये मॉडरेट में है। जैसे एग्जाम्पल से इंडिया में कोई भी एक्ट दो तरह से पास होता है, एक होता है कॉमन एक्ट जिसको हम लोग सिंपल एक्ट भी कहते हैं और दूसरी तरह होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए, सिंपल एक्ट को पास कराने में सिंपल 50+1 मेजोरिटी से आप एक्ट पास कराया जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना हो तो वो 67% वोटिंग के साथ होगा, मतलब 67 अगर मेजोरिटी है, परसेंट मेजोरिटी है, तभी वो एक्ट लॉ में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ना हम लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मानते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा रिगिड मानते हैं। अगर हम लोग उसके बाद देखें तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जो सिटीजनशिप बेस्ड मानी जाती है। देख, सिटीजनशिप दो तरह की होती है, एक होती है डुअल सिटीजनशिप और दूसरी होती है सिंगल सिटीजनशिप। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है आप एक साथ दो कंट्रीज की या दो नेशन की सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है आप उस कंट्री, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री की भी सिटीजनशिप आपके पास होगी, उसके साथ ही साथ उस कंट्री के आप जिस स्टेट या जिस प्रोविंस में रह रहे हैं उसकी भी सिटीजनशिप आपके पास होगी। जैसे हम लोग यूएसए की समझें तो यूएसए की सिटीजनशिप अलग है, और अगर मान लीजिए आप यूएसए में टेक्सास प्रोविंस में रह रहे हैं तो टेक्सास की भी अपनी अलग सिटीजनशिप है। लेकिन हम इंडिया में सिंगल सिटीजन, आपको सिर्फ इंडिया का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, ना कि स्टेट जैसे यूपी, एमपी, मेघालय, जो बहुत सारे स्टेट है, आपको सिटीजनशिप नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ एक सिटीजनशिप लेना होगा इंडिया का, वो कंट्री का, जिसको हम लोग सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसके बाद इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है इंडियन पार्लियामेंट जो लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है कंट्री की। इसके 3 पार्ट है, राज्यसभा, लोकसभा और द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ना ही राज्यसभा का पार्ट होता है और ना ही लोकसभा का पार्ट होता है। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है, मतलब इंडिया में मूल अधिकार क्या मूल, देखिए फंडामेंटल राइट मतलब होता है आपके जन्म के साथ ही साथ आपके फंडामेंटल राइट्स भी आपको मिल जाते हैं। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज है, आप फंडामेंटल ड्यूटी क्या है नेशन के प्रति आपकी। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया में प्रेसिडेंट विद पीएम का कॉन्सेप्ट, मतलब प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। प्राइम मिनिस्टर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कंट्री है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री होता है। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ साइन ऑथोरिटी होती है, सिग्नेचर ऑथोरिटी होती है। तो ये सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज भी किया गया है, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। अगर हम लोग पहले देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अबोरोड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग देशों से ली गई हैं, लगभग
50 से 60% चीज़ें दूसरी कंट्रीज से ली गई हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, इन बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसे अबोरोड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, अबोरोड कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग तब कहते हैं जब एक ही कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कंट्रीज से कुछ कुछ पार्ट्स लिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसमें जो उसकी गुड चीज, मतलब उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन आप अगर आपको एग्जैक्ट कॉपी तब माना जाएगा तब सेम टू सेम जो आदमी कर रहा है पहला वो आप करेंगे तो आपको एग्जैक्ट कॉपी माना जाएगा। अगर आप उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं कुछ अच्छी चीज़ों को ले लें तो इसको चोरी नहीं मानी जाती। इससे चोरी तब मानी जाएगी जब आप उसके पूरा एग्जैक्ट कॉपी बन जाए उसकी तरह। इसलिए हम इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, इसलिए हम इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे। देखिए, उसके बाद जो क्रिटिसिज्म है वो माना गया है कि इंडिया को एलिफेंटासाइज का कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 22 पार्ट्स हैं और 395, जिसमें बहुत बड़ा आर्टिकल है 395, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। उसके बाद 12 शेड्यूल्स है, पहले 8 शेड्यूल्स है, उसके अमेंडमेंट के बाद अब प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल्स हैं। देखिए, इसको हम लोग एलिफेंटासाइज नहीं कह सकते। क्यों? इंडिया बहुत बड़ी वास्ट कंट्री है। अगर मान लीजिए आप नॉर्थ से साउथ में जाते हैं तो आपको एकदम कल्चर डिफरेंसेस मिलेगा। साउथ का कल्चर और एकदम नॉर्थ का कल्चर एकदम मिसमैच होगा, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि अभी हम तो एक ही कंट्री में, ये दोनों कल्चर एक ही कंट्री में है। इसलिए हम इसको एलिफेंटासाइज नहीं। मान लीजिए कोई कंट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज है, तो उसमें ये करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो मेंबर थे उन्होंने सभी डिफरेंसेस और सभी जो डिफरेंसेस हैं उसके बाद सभी जो डाइवर्सिटीज है उन सबको देखते हुए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को इतना लंबा बनाया। इसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल माना गया है कि कोई भी एक्ट 50+1 मेजोरिटी से पास होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो सिंपल एक्ट हैं वो 50+1 मेजोरिटी से पास होते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना हो तो आपको 67% मेजोरिटी चाहिए, 67% वोट चाहिए, तब कोई एक्ट पास होकर लॉ बनेगा। तो ये सब बातें की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन उसके इनकाउंटर भी हैं। उसमें क्रिटिसाइज तो की गई लेकिन उसको इनकाउंटर करने के लिए हम लोग पॉजिटिव वे में देखें तो ये सब सारी चीज़ें अच्छी हैं। ये आज का टॉपिक था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स, उसके क्रिटिसिज्म के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।